जो ये आप ने जो चकबंदी की मुहिम चलाई थी और काफ़ी सालों के बाद 2020 में जब नियमावली बनी उसके बाद कोर्ट में गए, कोर्ट के बाद आप ये क्या आप जो लिखवा रहे लोगों से क्या करना है इसका? एक्चुअली देखिए, कोर्ट में जाने के बाद हमको हमारी नियमावली के साथ चकबंदी एक्ट लागू हो गया 2020 में उत्तराखंड में। इसके लिए राजस्व डिपार्टमेंट को इन्होंने ड्यूटी दे दी कि भाई आप ही जो है इसको काम को चकबंदी काम को करोगे। इसके बावजूद हमारे खेत आज की तारीख में गोल खातों से फ्री करके इंडिविजुअल को चेक में ना दे करके उनको बिकवा दिया जा रहा है। और बिकवाते बिकवाते ये हाल हो गया है कि अब लोग परेशान होकर के जो जागरूक लोग हैं वे अपने खेतों को वापस पाने के लिए उल्टा कोर्ट में जा रहे हैं कि साहब हमारा खेत वापस दिलवाओ हमको, जैसे भी, क्योंकि वो खेत हमारा था। आपने उसका सह खातेदार का हक दिखा करके उसको ऐसे ही बिकवा दिया, जबकि हम उसको मांग रहे हैं अपनी खेती करने के लिए, तब आप कह रहे हो कि तुम्हारा सह खातेदार मान नहीं रहा है। ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जब हम कहते हैं कि हमारा खेत हमको व्यक्तिगत के लिए दीजिए खेती करने के लिए, तब कहते हो आपका सह खातेदार नहीं मान रहा है। और वह जब आपको बिकवाना है बाहर वालों को तो आप बिना हमसे पूछे उससे बिकवा दे रहे हो और लोग वो खेत वापस पाने के लिए कोर्ट में गए। ये मैं आपको बता ही रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा कहना है कि गवर्नमेंट चकबंदी करने तक करती है, करे। हम तो अपने खेत दे रखे हैं, हमने गाँव के गाँव दे रखे हैं, करने तक हमारे खेतों को व्यक्तिगत करा दो। ये हमारी पहली मुहिम है और जिसके लिए हम आज ये एप्लीकेशन लेकर के लोगों से लिखवा रहे हैं। और ये एप्लीकेशन हमारी करीब लगभग 100 तो हमारी तहसीलों में जा चुकी हैं उत्तराखंड की। और उनमें से तहसीलों में से कई जगह जब खलबली मची है तो इन्होंने अभी अल्मोड़ा ज़िले में ये कह दिया है कि स्वैच्छिक चकबंदी का जो लोग प्रस्ताव देंगे उनकी हम चकबंदी कराएंगे। तो बहुत लोगों ने अपने प्रस्ताव भी दे रहे हैं। उसमें हमारा वो पुराना प्रस्ताव भी गया हुआ है जो आप जानते ही हैं, ग्राम सभा झलोड़ी का जो प्रस्ताव था, इवन कारचिली का प्रस्ताव था, वो प्रस्ताव भी हमने दोबारा भेज दिया इनको कि लीजिए, आप प्रस्ताव मांगते हो तो ये प्रस्ताव पुराना प्रस्ताव है, आप इसको ओके करिए, गांव आकर के मीटिंग कराइए, वो कराइए और फटाफट जो है चकबंदी करा दीजिए। और नहीं तो हमारे खेत को व्यक्तिगत कराइए। ये हम आज जो है एप्लीकेशन लेकर के हम ये आपके जंतर मंतर पर आए हुए हैं। जंतर मंतर पर ये हमारे एकता मंच वालों का प्रोग्राम चल रहा है फिर से शेड्यूल को लागू कराने के लिए। तो उसमें हमारा पूरा सहयोग है। भू कानून वालों के लिए हमारा पूरा सहयोग है। मूल निवास जो मांग रहे हैं उनके लिए हमारा पूरा सहयोग है। लेकिन साथ साथ आप अपनी ज़मीन भी बचाओ, वरना जब तक ये कानून आएंगे तब तक आपका खेत रहेगा क्या? जो हाल चल रहे हैं, जिस तरह से ये बिकवा रहे हैं, इसलिए अपने खेतों को व्यक्तिगत कराओ, ये मेरा कहना है। बड़ी चीज़ कि जैसे आप अल्मोड़ा से हैं, रानीखेत झलोड़ी वगैरह की बात हम कहें तो आप काफ़ी टाइम से आप लोगों ने एक मुहिम चला रखी है, लोगों को शायद अवेयरनेस है। लेकिन हम पौड़ी की बात करें या हम चमोली की बात करें, यहाँ पे लोगों को पता नहीं है। यहाँ पे जो बड़े अधिकारियों से भी बात होती है वो कहते हैं चकबंदी कहाँ हो पाएगी। कारण क्या है कि चकबंदी बहुत ज़रूरी है और गोल खातों से निकालने की ये चीज़ें डिफरेंस कर दीजिए हमें। नहीं, ये चीज़ इसलिए देखिए उनको समझना होगा, वो जानबूझ करके इस चीज़ को समझ रहे हैं बवाल, और बवाल के चलते हमारी ज़मीन जो है बिक करके हम यहाँ के जो है वो मूल निवासी पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो ये चीज़ हमारे लोगों को समझना होगा कि आपकी पहचान, आपकी आइडेंटिटी आपके खेत पर है और वह खेत अभी भी आपके पास है, लेकिन वह खेत कहाँ पर है बच्चों को पता नहीं है। तो ये वॉलंटियरली हमें आगे आना होगा, अपने खेत को आइडेंटिफाई करवाने के लिए गवर्नमेंट से कहना पड़ेगा कि मीटिंग कराओ गांव में। अभी बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, पुराने हलिया हल बैल लोग जिन्होंने खेती वहाँ पर आबाद कर रखी थी, वे अभी मौजूद हैं हमारे बीच में। अगर हम कोई बात कहते हैं तो वो हमको सब बताएंगे। सरकार भले ही वहाँ पर लाए ना नियम, एक मीटिंग कॉल करे, गांव के अंदर में पता चल जाएगा कौन खेत किसका है। लेकिन जब आपको खेत बिकवाना होता है तो उसमें आप कैसे पता करते हो? मालिक को तो पता नहीं है, आप एक इंच जमीन उसकी निकाल करके बिकवा दे रहे हो। जब वो मांग रहा है तो उसमें आप कैसे कह सकते हो कि साहब हमको खेत मालूम नहीं है? तो खेत मालूम करिए आप, क्योंकि ये नीड है आज के टाइम पर। वरना ये आदमियों को ये भी पता नहीं है कि इनका खेत पहाड़ में कहाँ है, क्या है। तो क्या इसको आप ऐसे बर्बाद होने दोगे? बर्बाद नहीं, आप उसको भूमाफियों को बेच रहे हो। आपका इसके पीछे दूसरा इंटरेस्ट है, इसलिए आपको इसमें आगे आना होगा। सर, ये इसका जो उदाहरण अभी आपके साथ बैठे हुए सकते हैं, उनसे भी जरा पूछे कि इनकी जमीन कैसे गई, क्या था मतलब इसका कारण, किस तरह से अभी इन्होंने ये मुहिम चलाई है। तो ये मुहिम के लिए हमें चकबंदी वालों को आगे आना पड़ रहा है। हाँ, बहुत सही कहा आपने। मैं आपके ग्राम सभा झलोड़ी रानीखेत तहसील के हमारे एक क्या कहते हैं यंग एनर्जेटिक आदमी यहाँ हैं, ये बताएंगे इनका खेत बिका और ये कैसे कोर्ट में दोबारा उस खेत को वापस लेने के लिए गए हैं। मैं ग्राम झलोड़ी का निवासी हूँ, डॉक्टर भुवनचंद तिवारी, दिल्ली में रहता हूँ। तो मुझे पता लगा कि गांव में मेरी 2 खेत सह खातेदारों को दिखा के पटवारी, ग्राम प्रधान और गांव के जो भी उधर कुछ भूमाफिया लोग वहाँ पनप गए हैं, उन लोगों ने मिली भगत से बेच दिया। तो जब मुझे पता लगा तो मैंने तहसील से उस रजिस्ट्री को निकलवाया। इन्होंने चुपचाप उसकी जो है दाखिल खारिज भी करवा ली, सब ने मिली भगत से। जब रजिस्ट्री मैंने निकलवाई तो हमने पता किया तो जिस व्यक्ति ने वो खेत बेचा था वो उस गांव का निवासी भी नहीं है, और वो कुछ लोगों ने मिलजुल के उसको
कुछ बहला फुसला कर या कोई लालच देकर उससे कहा कि ये खेत आपके नाम आ रहा है तो आप इसकी रजिस्ट्री कर दीजिए। लोगों ने लालच में कर दिया। जब हमें पता लगा तो मैंने फिर उनके खिलाफ़ जो है मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत की, वहाँ पर थानाध्यक्ष को भी शिकायत की, तहसीलदार, जिलाधिकारी सबको शिकायत की। जब कहीं से मेरी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो मैंने फिर जो है कोर्ट में केस डाला। तो मेरा जो है रानीखेत जिला न्यायालय में, अल्मोड़ा जिला न्यायालय में जो है मुकदमा चल रहा है, और जिसमें अभी जो है मेरे बयान दर्ज हो गए हैं, जिसमें जो खरीदने वाला जो क्रेता है वो दिल्ली का है और वो नहीं आ रहा है। उसकी तरफ से एक्स पार्टी डिसीजन हो गया है, लेकिन जो बेचने वाला है अब वो उसी रानीखेत में रहता है। अब देखते हैं आगे उस केस में क्या होता है। आपको ये पता था कि मेरी ज़मीन है, दाखिल खाना मेरे नाम है, दादा प्रधान के नाम पे गोल खातों में ज़मीन है, इसका क्या आपको खमियाजा भुगतना पड़ा कि मतलब कि सह खातेदार बेचे जाते हैं? सर, खामियाजा इसलिए भुगतना पड़ा कि वहाँ पर सारी ज़मीनें गोल खातों में हैं। लोगों को पता ही नहीं है इस चीज़ का। जो है जैसे हम सोचते हैं कि ज़मीन मेरी है, लेकिन अगर आप उसको खतौनी निकालते हैं तो उसमें देखें 20, 25, 50, 50, 60 तक उसमें सह खातेदार हैं। तो इसलिए जो है वहाँ के जो भूमाफिया लोग हैं ये काम सारा वो कर रहे हैं। वो वहाँ उन्होंने सब खाता खतौनी निकाल रखी है, सबका रिकॉर्ड निकाल रखा। हमको जानकारी नहीं कि हमारे खेत कहाँ कहाँ हैं, लेकिन वहाँ के जो दलाल हैं, भूमाफिया हैं, उनको एक एक व्यक्ति के बारे में जानकारी है कि इनका खेत कौन सा है, कहाँ है, उसमें कौन सा खातेदार है। उसको जो कमज़ोर सा होता है, जो साइन कर देता है, लालची होता है, जिसको पैसे की आवश्यकता होती है, थोड़ा सा लालच देकर उसके द्वारा वो ज़मीन को दूसरे के नाम रजिस्ट्री करवा देते हैं। का मतलब ये है कि हम इस गलती में ना रहें कि खेत मेरे हैं और ये कहीं जाने वाले नहीं है। हाँ, हम बिल्कुल एक मुहिम आज हम लोग यहाँ, ये जो चकबंदी मुहिम है या ये भू कानून का है या जो मूल निवास कानून है, ये सब इनका एक ही उद्देश्य है कि पहले वहाँ पर पहाड़ में लोगों के खेत बचे रहें। जब खेत ही नहीं बचेंगे तो किसी आंदोलन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। बाहर के लोग आकर वहाँ पर बड़े बड़े कॉटेज बना रहे हैं, बड़े बड़े मकान बना रहे हैं। गाँव के लोग एक किस्म से बाहर होते जा रहे हैं वहाँ से। बिल्कुल गाँव के निकटवर्ती जो ज़मीन हम जहाँ पर साग सब्जी लगाते थे, अपना घर की खेती बाड़ी करते थे, वो खेत तक लोगों ने बेच दिए हैं। इसी उसमें कि बहुत से लोग गांव से पलायन कर चुके थे, बाहर चले गए थे नौकरी रोज़गार आदि के लिए, दिल्ली आ गए, मुंबई आ गए, लखनऊ आ गए या बड़े शहरों में चले गए और बहुत लंबे समय तक वो बाहर ही रहे, तो उनका गांव से संपर्क कम रहा। तो लोगों ने ये देखा कि ये लोग तो यहाँ आते नहीं हैं, देख नहीं रहे, तो इनकी ज़मीनों को दूसरे सहखातेदारों के माध्यम से बिकवा दिया जाए। तो ये जो चकबंदी मुहिम है या जो भी ये मुहिम चल रही है, इसका उद्देश्य ये है कि लोगों के खेतों को बचाया जाए और उन खेतों को गोल खातों से निकालकर, अगर वो चकबंदी नहीं कर रहे हैं तो अगर शासन उसमें अक्षम है या उनको नहीं करना है, उनकी मंशा नहीं है चकबंदी करने की, तो कम से कम लोगों की ज़मीन को उनकी व्यक्तिगत नाम से कर दी जाए, ताकि जो लोग बाहर भी हैं तो उनकी ज़मीन पहाड़ों में सुरक्षित रहे। जब भी वो जाना चाहें तो अपनी ज़मीन पर अपना कब्जा लेके जो भी कार्य वो करना चाहें उसको कर सकते हैं। अब आप क्या कहना चाहेंगे इसमें कि मतलब कि जो ज़मीनें मतलब हम लोगों की जो शहरों में रह रहे हैं, बॉम्बे रह रहे हैं या बाहर रह रहे हैं, कि हमारी ज़मीनें एक दिन हम जाएंगे पहाड़ में अपनी ऐश करेंगे, ये गलती कर रहे हैं ना वो, इस गलती को कैसे सुधारा जाए? हाँ, नहीं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका। लोगों का ये कॉन्सेप्ट जो है टूटना पड़ेगा, क्योंकि ज़मीन होगी तो तभी आप वापस जा पाओगे, वरना वहाँ आपको खुद पता नहीं आज की तारीख में आपका खेत कहाँ है। तो आपका खेत पहले व्यक्तिगत कराओ। जो उनका सोचना है कि हमारी ज़मीन तो वहाँ है ही और हम जब ज़रूरत होगी हम तब चले जाएंगे, वो जब तक आप जाओगे तब तक वहाँ खेत नहीं मिलेंगे। जो ट्रेंड अभी चल रहा है ये ज़मीनों को बिकवाने का, और इन्होंने जो है 2018 में जो भू कानून नया लाए हैं उसके अंदर तो इन्होंने अब वैसे व्यक्तिगत आदमी को अपनी ज़मीन के लिए उसको ज़्यादा नहीं कह रहे हैं, वो 1.5 नाली 1.25 नाली के करीब यानी 2500 स्क्वायर फीट ज़मीन उसको मिलनी चाहिए। ठीक है, आप 2500 स्क्वायर फीट ज़मीन उनको दीजिए, लेकिन 2500 के नाम पर वो कितने 2500 वो एक ही आदमी अपना कब्जा करके बैठा हुआ है ना। परिवार के सभी सदस्यों के नाम उन्होंने जमीनें ले रखी, अलग अलग परिवार के, बेटे के नाम, बहू के नाम, यहाँ तक कुत्ता बिल्ली के नाम तक भी उन लोगों ने अपनी ज़मीनें जो है करवा ली हैं। तो ऐसे हालात में हमारे लोगों को ये जागना पड़ेगा कि आप अपना खेत तुरंत व्यक्तिगत कराइए, और व्यक्तिगत जब होगा, व्यक्तिगत अगर है आपका खेत तो आप उसको अदल बदल भी कर सकते हो, थर्ड पर्सन आपका कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। आज की तारीख में हमने अपना खेत दिया आपको, और जब हमने दिया तो मेरे भाई ने कह दिया कि आपने क्यों दिया वो खेत उनको, वो खेत में तो मेरा भी हक है। अच्छा, वो कहे या न कहे उसे कहलवा दिया जा रहा है। देखिए आप इस टेक्निक को समझिए कि वो खेत आपके पास तक जाए। आपने भी मुझे अपना खेत दिया, मेरे और आपकी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन आपका भाई कहता है कि वो खेत में तो मेरा भी हक है। कैसे? गोल खाते की वजह से। तो पहले खेत फ्री हो, खेत फ्री होगा तो आप मुझे देने में कोई हिचक नहीं होगी, कोई आपको ऑब्जेक्शन नहीं ठोक सकता। मैं भी अपना खेत आपको जिसको चाहूंगा उसको दे सकूंगा कल। तो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग में चकबंदी कर सकते हैं। उस दिन सरकार चाहे ठप्पा मार दे हमारे खेतों पर विदाउट पेइंग एनी फीस,
ये भी है, चकबंदी एक्ट के पीछे हम 20 साल लगे हैं। 1996-97 में चकबंदी एक्ट बनाने के लिए पहली समिति बनी उत्तर प्रदेश के टाइम की। उत्तराखंड अलग हुआ 2000 में। 2014 तक इन्होंने उसकी समिति बना रहे और कमेटी बना रहे, चकबंदी एक्ट बना रहे बोलते रहे ये। और चकबंदी एक्ट फाइनली 2016 में जब हम लोगों ने 8 बिंदु की नियमावली देकर के अपना गांव दे दिया कि ऐसे चकबंदी यहाँ कर दो, तुम्हारा एक्ट जब बनेगा तब बनेगा, तो इन्होंने एक्ट पास किया। एक्ट पास तो किया लेकिन लागू नहीं किया। उल्टा 18 में इन्होंने अपना जो है वो भू कानून लागू कर दिया बाहर वालों को जमीन देने के लिए। और जब 20 में हम कोर्ट में गए तो जाकर के इन्होंने नोटिस दिया, तो इन्होंने जाकर के ये नियमावली बना करके ये एक्ट को लागू किया है 2020 में। और करने के बावजूद भी उसको आज भी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो आप। तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल स्पष्ट कहना लोगों से कि अगर हमारा खेत व्यक्तिगत होगा तो हम आपस में भी चकबंदी करके फ्री ऑफ कॉस्ट, चकबंदी एक्ट का मतलब यह है कि इसमें फ्री में लोगों को ये सुविधा है कि बिना रजिस्ट्री फीस दिए आप जमीन इधर उधर दे सकते हो। जिसकी जितनी जमीन है वो एक्स्ट्रा एक्वायर कर सकता है। तो ये सुविधा हम खुद करेंगे अपनी, तभी ये लोग हमको हेल्प करेंगे तो करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन, अदरवाइज एडमिनिस्ट्रेशन भी हेल्प करने को हमें तैयार नहीं है। ये फॉर्म सर आप दिखाएंगे सर किस तरह से आप कर रहे हैं? जी बिल्कुल। ये फॉर्म हमारे पास में आप इसको देख सकते हैं, इसको आप दिखा दीजिए प्लीज़, है ना। तो इसमें हमने ये दे रखा है, तहसील का नाम दे रखा है ऊपर में। ये अपनी तहसील को डालेंगे और इसमें अपना डिस्ट्रिक्ट और ये सब लिख करके उसके बाद में इसमें हमने पूरी कहानी लिख रखी है। और नीचे में वो अपना यहाँ पर जो है क्या कहते हैं अपने गांव का आता पता देगा और यहाँ पर वो वर्तमान पता देगा। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास जहाँ भी वो आदमी है वो वहाँ से अपना आता पता ये भी देगा। और ये एप्लीकेशन हमारी लगभग 100 जा चुकी हैं अभी तहसीलों में, विभिन्न तहसीलों में जा चुकी। हाँ, विभिन्न तहसीलों में जा चुकी हैं। और तहसीलों में जाने के कारण सरकार ने अभी ये सोचा कि भाई तब तो ये तो करना पड़ेगा। तो अल्मोड़ा जिले में स्वैच्छिक चकबंदी के लिए शासनादेश हो गए हैं। संरक्षण अधिकारी ने जो है भूमि संरक्षण अधिकारी ने एक विज्ञप्ति जारी की है और कि आप जो है जो लोग आप स्वैच्छिक चकबंदी करना चाहते हो अपना प्रस्ताव हमारे पास भेजो। तो जब ऐसा जब बोला है तो हमने अपना वो वाला प्रस्ताव जो 2017 में गवर्नमेंट को दिया था तो उन्होंने कहा साहब एक्ट नहीं है। फिर हमने 20 में दिया, जब एक्ट हो गया तब इन्होंने कहा तुम्हारा भाई विरोध करता है। तो आज हमने फिर दे दिया है कि अगर चाहिए तो लो, इसको कर लो, वरना हमारा खेत तो व्यक्तिगत आपको करना ही करना है। हिंदी को लेके क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से 1982 से गणेश सिंह गरीब जी चल रही थी और 1996 से हम कहें तिवारी जी इस पे लगे हुए हैं और एक जिस तरह से हम मुहिम चल रही है कि हमारे यहाँ अगर रिवर्स प्लान हो सकता है तो शायद हमारी जो बिखरी खेती एक जगह होगी तो उससे हम शायद खेती कर पाए। क्या कहना है? देखो, जो चकबंदी का जो मुद्दा है ना, ये ज़मीन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। चाहे वो प्लेन का मुद्दा हो ज़मीन का या हिल्स का मुद्दा हो, लेकिन हिल्स के मामले में ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। हिल्स में जिस तरह से वहाँ पर खेत बटे हुए रहते हैं उस तरह से जो वहाँ पर जो उनकी प्रोडक्टिविटी है वो इस तरह से आ नहीं पाती है। तो ये जो चकबंदी का जो मुद्दा है ये अभी का नहीं, ये बहुत पुराना मुद्दा आ रहा है। और ये गणेश जी जो आप बता रहे हैं, गरीब जी, ये बहुत पुराने समय से उन्होंने अपने गांव से चकबंदी चालू करी थी और लोगों को उन्होंने कह सकते हैं कि एक एग्जाम्पल के तौर पर लोगों को कन्विंस करा था और ये कहते हुए कि भाई तुम मेरी ज़मीन ले लो, प्रोडक्टिव ज़मीन ले लो। और उन्हें अनफर्टाइल लैंड को प्रोडक्टिविटी में लेकर और अच्छा सा चक बना के लोगों को दिखाया था। उन्होंने काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी थी, काफ़ी हद तक वो सक्सेस भी हुए थे। उस समय की यूपी की सरकार थी, यूपी की सरकार में जब तिवारी जी थे, कई लोग थे, उनकी बातों से मानते थे और उन्होंने उस पर कार्रवाई भी करी थी। बट दुर्भाग्य से रहा जब ये उत्तराखंड हमारा राज्य बना और उस समय जितने भी हमारे वहाँ के जो नेता लोग हैं उन्होंने इसके ऊपर जो भी काम करा था वो सिर्फ एक किस्म से कहते हैं कि कागज़ों में कार्रवाई की हुई है, एक भाषणबाजी हुई है। हरीश रावत जी की सरकार थी, उन्होंने एक्ट लेके आए, चकबंदी पर एक्ट आए। उसके बाद फिर जो नई सरकार आई उन्होंने रूल्स भी कुछ बनाए हैं, लेकिन वो फिर ब्यूरोक्रेटिक सेटअप पर बंद होकर रखे हैं। जहाँ तक आज की सवाल है, आज के सवाल पर हमें ये लगता है कि जो भू कानून से जुड़कर जो मुद्दा है वो इतना मुद्दा तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा मुद्दा हम लोगों को वहाँ पर चकबंदी के ऊपर लेके चलना चाहिए और लोगों को उस पर मोबिलाइजेशन के साथ साथ जो हमारे इंस्टीट्यूशंस है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स, चाहे वो हमारी एग्जीक्यूटिव्स हो, चाहे हमारी जुडिशरी हो, उसके बेस पर ये हमें चकबंदी पर ही एम्फेसाइज करना चाहिए। सर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हिमाचल को लेगी और उत्तराखंड को भी लेगी। हिमाचल में परिवार ने भी अपने डंडे की जोर पे वहाँ चकबंदी कराई, जिसको आज वहाँ जामा कहते हैं। वहाँ के जो युवा है वो उसको भगवान मानते हैं। हमारे यहाँ नेता क्यों नहीं हो पाएगी? उनको चकबंदी समझ नहीं आ रही। देखो, हम जब कभी भी हिमाचल का मॉडल को कंपेयर करते हैं तो हिमाचल की और उत्तराखंड की परिस्थिति लगभग सेम थी और सेम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हिमाचल की परिस्थिति में क्या रहा कि जब परमार साहब थे उन्होंने कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए थे कि भाई कि कोई भी आदमी बाहर से ज़मीन को नहीं खरीद पाता था। जबकि हमारे यहाँ क्या हुआ
कि हमने एक लिमिट ऐसी बांधी है जिससे कि बाहर वालों को हमने एक विंडो दे दी थी, जिसके कारण से वो ज़मीन का जो है जो ट्रांजेक्शन से भी वो बाहर के आके लोग बसने लग गए और इतने अंधाधुंध लोग आके बस गए कि जो आज की तारीख में जो हिमाचल को हम किसी भी तरह से कंपेयर नहीं कर सकते। हम लोग बहुत पीछे जा चुके हैं, लेकिन फिर भी वो जो भू कानून वाली जो बात उठ के आ रही है कि जो वहाँ का निवासी है वही ज़मीन खरीदे, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे को ये लगता है कि उसके साथ साथ चकबंदी का मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अगर अपने गाँव में जाना चाहूँगा, कोई भी आदमी अगर गाँव में जाना चाहेगा तो उस लैंड को प्रोडक्टिविटी कैसे बनाएगा जब तक कि उसके पास एक चक ना हो, उसकी लैंड फ्रेगमेंटेड लेवल पे हो। क्या वो प्लांटेशन करेगा, क्या वो वहाँ पर जो ऑर्गेनिक खेती करेगा? तो जब भी उसको कोई भी वहाँ पर फार्मिंग करनी हो, चाहे वो हॉर्टिकल्चर्स में जाए हो, जो फार्म में जा रहा हो, चाहे फार्मिंग में जा रहा हो, एक लैंड उसको चक में तो चाहिए। एक जगह पर कंसोलिडेटेड चक मिल जाएगी तो उस हिसाब से वो एक बहुत अच्छा एक हम लोगों को मुद्दा बन सकता है कि जो हम बार बार कहते हैं रिवर्स माइग्रेशन में अगर मेरे को बोलो तो ये सबसे बड़ा मुद्दा आता है कि अगर मैं या मेरे जैसे लोग अगर दोबारा से गाँव की तरफ जाने का सोचे भी तो ये बोलेंगे जाके करेंगे घर में, गाँव में जाके करेंगे क्या? तो अगर मेरे को कहेंगे कि भाई कि जाके घर में खेती करेंगे तो मेरे को ज़मीन मिलेगी तो ज़रूर मैं खेती की तरफ अपना सोचूंगा, मैं अपने वहाँ पर इनपुट लगाऊंगा। आजकल तो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी बन चुकी है जिसका मैं यूज़ कर सकता हूँ, बट वही घूम फिर के बात आती है कि हमें चक पर बहुत ज़रूरी काम करने की ज़रूरत है।